गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के इस्लामाबाद पर हमले की धमकी के बाद पाकिस्तान की सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर आरोप लगाने के बाद अब तालिबान की सरकार को खुली धमकी दी है। ख्वाजा आसिफ ने तालिबान के साथ तुर्की में बातचीत के फेल होने के बाद एक्स पर पोस्ट करके चेतावनी दी है कि अगर कोई भी आतंकी या आत्मघाती हमला पाकिस्तान के अंदर होता है तो तालिबानी शासकों को कड़वा घूंट पीना होगा। तुर्की की मध्यस्थता के बाद भी तालिबान और पाकिस्तान के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। ऐसे में दोनों देशों के एक बार फिर से जंग का खतरा मंडरा रहा है और दोनों ही देशों में जुबानी बयानबाजी तेज हो गई है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर कहा कि पाकिस्तान ने दोस्त देशों के कहने पर तुर्की में तालिबान के साथ बातचीत शुरू की थी ताकि शांति को एक मौका दिया जा सके। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान के कुछ अधिकारियों के जहरीले बयान से साफ है कि तालिबानी शासन का कुटिल और खंडित चेहरा दिखाई दे रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने बहुत लंबे समय से आपके विश्वासघात और उपहास को सहन किया है, लेकिन अब और नहीं। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी आतंकी या आत्मघाती हमला होता है तो आपको यह दुस्साहस कड़वा स्वाद चखाएगा। निश्चित रहे और यदि आप चाहें तो हमारे संकल्प और क्षमताओं को अपने जोखिम और विनाश के आधार पर परीक्षण करें। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आगे कहा, मैं उन्हें तालिबान को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि तालिबान शासन को पूरी तरह से ख़त्म करने और उन्हें वापस गुफाओं में ढकेलने के लिए पाकिस्तान को अपने हथियारों के जखीरे का एक हिस्सा भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो तोरा बोरा में उनकी करारी शिकस्त के दृश्यों की पुनरावृत्ति निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों के लिए देखने लायक तमाशा होगी। बता दें कि अफगानिस्तान पर हमले के दौरान अमेरिका ने तोरा बोरा की पहाड़ी पर बहुत ही भीषण हमला किया था, जिसमें कई तालिबानी मारे गए थे। इस बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता इस्तांबुल में 4 दिनों तक जारी रही, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने तालिबान सरकार पर सीमा पार हमलों के लिए जिम्मेदार चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार करने का आरोप लगाया। यह वार्ता दोहा में पहले दौर की वार्ता के बाद हुई है, जिसके बाद 19 अक्टूबर को दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम हुआ है। पाकिस्तान तालिबान पर हमलों को अंजाम देने वाले चरमपंथियों को पनाह देने का आरोप लगाता है, जबकि अफगानिस्तान इस बात से इनकार करता है कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि कतर और तुर्की की मध्यस्थता के बावजूद बातचीत में कोई व्यावहारिक समाधान नहीं निकला। तरार के बयान पर अफगानिस्तान ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरकारी मीडिया ने कहा था कि वार्ता में गतिरोध है और उसने समझौते तक पहुंचने में विफलता के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। आइए हम चले बांग्लादेश की तरफ। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की कुख्यात खुफिया एजेंसी इंटर इंटेलिजेंस ISI पूरी तरह सक्रिय हो गई है। पाकिस्तान ने ढाका स्थित अपने उच्चायोग में एक स्पेशल ISI सेल की स्थापना की है। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है। सूत्रों के अनुसार यह कदम पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा की 4 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के बाद उठाया गया है। जनरल मिर्जा को पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बाद दूसरे नंबर का अधिकारी माना जाता है। जनरल शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान मुख्य सलाहकार मोहम्मद के साथ ही देश की 3 सेनाओं के प्रमुखों से भी मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि जनरल मिर्जा 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे थे। इसमें ISI के वरिष्ठ अधिकारी, एक मेजर जनरल के साथ ही पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना के प्रतिनिधि भी शामिल थे। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसी NSI और सेना खुफिया महानिदेशालय DGFI के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौर की चर्चा की है। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में शीर्ष खुफिया अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि दोनों पक्ष एक संयुक्त खुफिया साझाकरण और संयुक्त ढांचा स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसका मुख्य ध्यान बंगाल की खाड़ी और भारत के पूर्वी तट के हवाई क्षेत्र की निगरानी पर होगा। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने कथित तौर पर पाकिस्तान को ढाका स्थित अपने उच्चायोग में खुफिया अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है। तैनाती के पहले चरण में 1 ब्रिगेडियर, 2 कर्नल, 4 मेजर के साथ पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के अधिकारी, साथ ही सहायक कर्मचारी शामिल होंगे। ISI को एंट्री के बदले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सैन्य तकनीकी सहायता की पेशकश की है। सूत्रों का कहना है कि ढाका ने JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों और फतह सीरीज की रॉकेट प्रणालियों में विशेष रुचि दिखाई है। रक्षा खरीद सौदों को अंतिम रूप देने के लिए एक उच्च स्तरीय बांग्लादेशी सैन्य प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पाकिस्तान के दौरे पर जा सकता है। ये बात करें कनाडा की। कनाडा में भारतीय मूल के एक बड़े उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। कनाडा की मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मूल के उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी की कनाडा में एबसफोर्ड इलाके में उस वक्त हत्या कर दी गई जब वे कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। दर्शन सिंह साहसी की हत्या का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दर्शन सिंह अपनी कार में सवार होते दिख रहे हैं। तभी एक हमलावर उनके पास आता है और दर्शन सिंह पर गोलियां चला देता है। हमलावर अकेला था और मौके से एक टोयोटा कोरोला कार में सवार होकर फरार हो गया। गोलाबारी की सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दर्शन सिंह गंभीर हालत में घायल थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें दम तोड़ दिया।
कनाडा पुलिस ने बताया कि अभी जांच शुरुआती चरण में है और जल्दी इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर दर्शन सिंह सासी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। गोल्डी ढिल्लन ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। गोल्डी ढिल्लन ने पोस्ट में दावा किया कि पीड़ित ड्रग तस्करी में शामिल थे और गैंग द्वारा पैसे की डिमांड को नजरअंदाज किया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है और दर्शन सिंह की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कथित संलिप्तता की जांच करने की बात कही है। हम बात करें भारत और रूस की। भारत और रूस ने अपने घनिष्ठ रणनीतिक सहयोग के अनुरूप एक असैन्य विमान के निर्माण के लिए सहमति व्यक्त की है। एयरोस्पेस क्षेत्र की प्रमुख सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने SJ-100 विमान के निर्माण के लिए रूस की सरकार के नियंत्रण वाली यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर सोमवार को मॉस्को में हस्ताक्षर किए गए। यह संयुक्त उद्यम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित भारत यात्रा से लगभग एक महीने पहले अंतिम रूप दिया गया है। HAL के प्रबंध निदेशक डॉक्टर DK सुनील और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के महानिदेशक वादिम बादेखा की मौजूदगी में दोनों कंपनियों के बीच SJ-100 के उत्पादन के लिए समझौता हुआ है। इस समझौते पर HAL की ओर से प्रभात रंजन और UAC की ओर से ओलेग बागोमोलोव ने हस्ताक्षर किए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को भारत में SJ-100 विमान के निर्माण और आपूर्ति के अधिकार प्राप्त हुए हैं। यानी इस समझौते के बाद भारत में पहली बार एक पूर्ण यात्री विमान का उत्पादन किया जाएगा। भारत ने करीब 4 दशकों तक कभी किसी पूर्ण यात्री विमान का निर्माण नहीं किया था। इससे पहले HAL ने एवरो HS-748 विमान का निर्माण 1961 से 1988 के बीच किया था। SJ-100 विमानों का निर्माण देश की वाणिज्यिक विमान आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ निर्यात का रास्ता भी खोल सकता है। SJ-100 में दोहरा इंजन होगा। SJ-100 संकरी बनावट और दोहरे इंजन वाली यात्री विमान है। फिलहाल 16 से ज़्यादा व्यावसायिक एयरलाइन कंपनियां इसके 200 से ज़्यादा विमान संचालित कर रही है। इस समझौते का उद्देश्य भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है, जिससे छोटे शहरों तक भी हवाई यात्रा सुलभ और किफ़ायती हो सके। HAL ने कहा कि अगले 10 वर्षों में भारत को क्षेत्रीय संपर्क के लिए 200 से अधिक रीजनल जेट की आवश्यकता होगी, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों की मांग को पूरा करने के लिए 350 अतिरिक्त विमानों की जरूरत पड़ेगी। SJ-100 के निर्माण की शुरुआत न केवल भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल देगी, बल्कि देश के निजी विमानन उद्योग को भी मजबूत बनाएगी। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.